फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, जीन पॉलीमॉर्फिज्म और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अलावा सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और वीएनटीआर। ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे थोड़ा रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। इसलिए हम ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत से अलग अलग दूसरे टॉपिक को पढ़ने में भी आपको मदद मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म से। एक्चुअल में मीनिंग होता है क्या पॉलीमॉर्फिज्म का? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब शुद्ध हिंदी में अगर आप जाओगे तो इसका मतलब होता है बहुरूपता। अगर मैं इसे सामान्य भाषा में समझाऊं आप लोग को, मान लेते हैं कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर जो येलो डॉट डाल रहा हूं उसी टाइप से लोग हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में भी देख रहे हो ना, मैं गोला सर्कुलर इसलिए सब बनाया ताकि वो पर्टिकुलर एरिया की बात करूं। वहां पे एक पर्टिकुलर येलो डॉट वाले कोई ऑर्गेनिज्म है मान लेते हैं, ठीक है। इसी पॉपुलेशन में कुछ ऐसे भी जो हैं जो रेड डॉट वाले बना रहा हूं, देखिए। तो यहाँ पे रेड डॉट वाले जो मैंने बनाया वो एक से अधिक है ना, मतलब एक से अधिक है, उनकी एक संख्या है। और यहाँ पे अगर मान लेता हूं मैं एक और बना दे रहा हूं, एक ग्रीन डॉट भी डाल दिया मैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि ग्रीन डॉट वाले भी हैं पॉपुलेशन में। आपने देखा यहाँ पे कि रेड डॉट वाले भी हैं पॉपुलेशन में, और आपने यहाँ पे देखा कि एक्चुअल पॉपुलेशन तो येलो डॉट वाले का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा मिले। मॉर्फ का मतलब क्या हुआ? मॉर्फ का मतलब होता है क्या? स्ट्रक्चर, फॉर्म, ठीक है। कोई फिनोटाइप की हम बात करते हैं, जैसे बाहर से दिखता है रूप, है ना। हिंदी में पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलते हैं? बहुरूपता। पॉली मतलब क्या हुआ? मल्टीपल, ठीक है। और मॉर्फ का मतलब क्या हुआ? कोई कैरेक्टर, लक्षण जो बाहर सब दिखता है, रूप जो दिखता है आपको। तो ये मत बताना ये चाहता है कि किसी विशेष जगह पर, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं हम, उस पर अगर एक से अधिक टाइप के जो लोग दिखाई देते हैं वहां पे, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप से दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हम किसमें डिफाइन कैसे किए हैं? पॉलीमॉर्फिज्म इज द अकरेंस ऑफ टू और मोर क्लियरली डिफरेंट मॉर्फ। मॉर्फ मतलब वही फॉर्म होना, है ना, कोई फॉर्म। और फॉर्म ऑल्सो रिफर टू एज अल्टरनेटिव फिनोटाइप इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। अब देखो मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये है जगुआर के बच्चे हैं, ये क्यूब्स हैं। अब देखिए नॉर्मली जो जगुआर होता है, आप देखोगे येलोस और उसमें ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तेंदुआ जो होता है हमारे इंडिया, चाइना में जो मतलब इस एशियन सब कंट्रीज में जो पाए जाते हैं, यहाँ के कंट्रीज में जो पाए जाते हैं, वो तेंदुआ से बड़ा होता है कौन? चीता, ठीक है। और चीता से थोड़ा बड़ा कौन होगा? ये जगुआर। जगुआर जो है ना, शेर या शेर जो बोलते हैं, टाइगर और लायन जो बोलते हैं आप, उनके बाद कोई तीसरा सबसे बड़ा कैट फैमिली का एनिमल है। कैट फैमिली समझ गए आप? फैलिडी बोलते हैं ना, कैट फैमिली का ही है ये, है ना। कैट फैमिली में आप पढ़ते हो लायन, टाइगर, ठीक है, आप पढ़ते हो जगुआर भी पढ़ते हो, ठीक है। ये जगुआर ही है ये, है ना। तो आप इसकी पॉपुलेशन में देखना, एक आपको ब्लैक क्यूब्स दिख रहा है यहाँ पे, है ना। एक ही माँ से जन्म हुआ ये बच्चे के पिक्स है, ये अब गूगल में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए वो यहाँ पे वेरिएशन शो कर दिया, एक इस टाइप से है ना, और दूसरा इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं पे एक आपको क्या दिखाया? ये पॉलीमॉर्फिज्म दिखाया। हाँ, ये भी सही है कि बायोलॉजिकली जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम इसको एक पर्टिकुलर रेशियो में बताते हैं, रेशियो नहीं, फ्रीक्वेंसी में बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि when a variant at locus what ये मतलब कोई स्थान के लिए बोलते हैं, है ना, जगह के लिए। अगर गुणसूत्र की बात करूंगा तो लोकस यूज कर सकता हूं मैं। अभी हम नॉर्मली वर्ड यूज कर रहे हैं लोकस, प्लेस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इज प्रेजेंट विथ ए frequency of more than 0.01। एनसीईआरटी का डेटा है ना, याद रखना, इसलिए बता रहा हूं मैं। 0.01 पॉपुलेशन
ठीक है, याद रखना, भूलना मत। कितना है? 0.01। ठीक है, मोर देन 0.01 से अधिक। मतलब इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो ना आप? 0.0 मान लो कि 100 आदमी हैं, ठीक है, इसमें से अगर एक, तो ये होगा 0.01 हो जाएगा ये, है ना। एक से अधिक, इससे क्या होना चाहिए? इससे क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, है ना। अगर वहां पे इससे अधिक वेरिएंट है उसका, तो उस कंडीशन में मैं उसे क्या कह दूंगा? क्या कह दूंगा उसे? पॉलीमॉर्फिज्म कहूंगा। क्या कहूंगा? पॉलीमॉर्फिज्म कहूंगा। ठीक है, क्लियर है ना? यहां तक समझ आया ना आप लोग को? तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक बड़ा रूप देखे आपने, मैंने जीव लेवल पे, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बताया। सीधी सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्या दिख रहे हैं? एक ही स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट क्या दिख रहे हैं? मॉर्फ दिख रहे हैं, इसके टाइप्स दिख रहे हैं वहां पे, ठीक है ना, पर्टिकुलर एरिया में। तो हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म की हैं, कहें किसके रिस्पेक्ट की कहें हम? ये किसी स्पीसीज के रिस्पेक्ट पे कहें हमने, यहाँ पे किसी स्पीसीज के रिस्पेक्ट पे कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम जीन पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए यार, जीन पॉलीमॉर्फिज्म की बात को आप ऐसे समझिए कि मैं मान लेते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम है, देखिए येलो रंग से जो बनाया है क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर ये है, ठीक है, किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ये है, और किसी तीसरे इंडिविजुअल के अंदर ये। हम सब होमोलॉगस क्रोमोसोम पढ़ते हैं ना, तो मम्मी से और पापा से आया हुआ हमारे पास 2 क्रोमोसोम है ना। अब देखिए, एक पॉपुलेशन में मान लेते हैं किसी एक इंडिविजुअल के पास यहाँ पे पॉपुलेशन था, यहाँ पे कोई एलील जीन था ए, और उसी लोकस, देखो लोकस वर्ड आ रहा है, आप देखो ना, उसी लोकस पे, उसी क्रोमोसोम में किसी और पे था A1, ये A डैश कर दिया, उसी लोकेशन पे यहाँ पे A डैश कर दिया, यहाँ पे मैं A माइनस कर दिया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैंने क्या बनाया वहाँ पे? उसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म बनाया। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे तो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, अब इसी को एक और तरीके से समझा रहा हूँ मैं। ये 5 डंडे आपको दिख रहे होंगे येलो कलर का, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है, ठीक है, 5 अलग अलग लोगों का क्रोमोसोम है ना। मान लेते हैं कि आपके क्रोमोसोम में इस पर्टिकुलर एरिया पे ए एक नाम का एक एलील था। इस ए एलील के कारण आपका हाइट हो रहा था 5 फीट 9 इंच, ठीक है। उसी लोकेशन पे किसी और दूसरे, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, है ना। इसको एकदम सीरियसली नहीं ले लेना कि ये ए नाम का कोई जीन था और उसी के कारण वहां पे क्या हो रहा था, हाइट इतना एकदम एग्जैक्टली इतना हो रहा था, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला का जो यहाँ पे जीन था, एलील था, अब उसमें यहाँ पे ए डैश डाल दिया मैं, ठीक है, ए डैश डाल दिया, और उस जगह पे हाइट ए डैश जो है वो दूसरा एलील है उसी का, और यहाँ पे हाइट हुआ 5'3", और एक जगह पे यहाँ पे लिखा ए, और यहाँ पे इस एलील के कारण हाइट हुआ 5 फीट, और यहाँ पे एक और डाला ए माइनस, इसके कारण हो गया हाइट 4 फीट, ठीक है। और यहाँ पे एक ए 2 माइनस डाला, और इसके कारण हाइट हो रहा है मान लेते हैं 4.5, ठीक है। देखिए बात समझिए, सभी का काम क्या है? इस लोकेशन पे पाए जाने वाले जिन का काम क्या था? हाइट था। लेकिन आपने ये देखा कि उस लोकेशन पे पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट जिन में डिफरेंट डिफरेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसका इफेक्ट है। एक के कारण लगभग 6 फीट हाइट है, एक के कारण 5 फीट 5.5 फीट है, एक के कारण 4 फीट हो रहा है, एक के कारण 4.5 फीट हो रहा है। आपने क्या देखा? वेरिएशन देखा। किसके कारण देखा? ये वेरिएशन उस पर्टिकुलर जिन के कारण देखा। तो यहाँ पे किसके कारण वेरिएशन आ रहा है? जिन के कारण वेरिएशन आ रहा है। जिन में वेरिएशन है तो हमने इसे क्या बोल दिया? इसे हमने क्या बोल दिया? जीन पॉलीमॉर्फिज्म बोल दिया। क्या बोल दिया इसे हमने? जीन पॉलीमॉर्फिज्म बोल दिया। समझ आ रहा है ना बात? अब आप सोचेंगे मैंने बीच में वर्ड यूज किया था एलील, जिन लोग एलील नहीं पढ़े उनके लिए, है ना, एलील, ये इसको ऐसे भी लिखा हुआ, हिंदी वाले लोग ऐसे लिखे रहते हैं एलील। देखिए एलील का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। एलील का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। सपोज कि डीएनए में कोई सीक्वेंस था, मैं एकदम छोटा सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, कम से कम 1-1.5 तक होगा, मान लेते हैं ATTCG था। अब दूसरे वाले में मेरे मान लेते हैं एक इंसान में ATTCG था, एक इंसान में ATT
सी और सी हो गया, देखो यहाँ पे ये चेंजेस आ गया, ठीक है, जी की जगह पे क्या आ गया, सी आ गया, इसके कारण से इफेक्ट क्या हो गया, बदल गया। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, इतने छोटे से के कारण नहीं होने वाला है, बता रहा हूँ मैं, बहुत लंबा होगा। तो सीक्वेंस में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा डीएनए के, और उसके कारण से इफेक्ट में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। तो मैं एकदम मॉलिक्यूलर डीएनए लेवल में घुस गया मैं, है ना। तो भाई जीन तो डीएनए के सेगमेंट है ना, न्यूक्लियोटाइड से बना है ना डीएनए, ठीक है। तो उसमें चेंजेस आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट का जो जीन था उसमें थोड़ा वेरिएशन आ गया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बेस पर, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, एलील बन गए। तो याद रखना, आगे आप क्लासिकल जेनेटिक पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक पढ़ेंगे, वहां पे आप पढ़ते हो कि मेंडल ने एक जीन का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म बताया था। दैट इज, वहां पे आपने क्या बताया था, एक जीन का 2 एलील होता है करके, ठीक है। बट अब म्यूटेशन थ्योरी आ चुका है जो बोलता है कि एक जीन का कई म्यूटेशन हो सकता है, तो एक जीन के कई एलील हो सकते हैं, याद रखना, भूलिएगा मत। तो ये था जीन पॉलीमॉर्फिज्म। फटाफट इसको रीड कर दे रहा हूं मैं, देख लीजिए। ए जीन इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फिक इफ मोर देन वन एलील अकरिंग दैट जीन्स लोकस विथ ए पॉपुलेशन। देखो अभी बताया, एक पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, पर्टिकुलर लोकेशन में आपने क्या देखा, वेरिएशन देखा। म्यूटेशन इन जीन पॉपुलेशन, सॉरी, जीन प्रोड्यूस एलील, ठीक। मैं अभी आप लोगों को बताया कि म्यूटेशन के कारण क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स आते हैं, वही एलील बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे डॉग के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ई लोकस दिया हुआ है जिसमें जो जीन था, है ना, ई एम ई जी ई एच, ठीक है, और स्मॉल ई, ये वेरिएशन को शो कर रहा है। मैं एक रिस्पेक्टिव समझाया हूँ, वहाँ पे एक रिस्पेक्टिव समझाया है। जो डॉग में ना, उसके पिगमेंटेशन के कारण उसमें जो कलर चेंजेस आते हैं ना, उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। तो जीन कहता है, अरे आप डॉग में क्यों जा रहे हो, आप ह्यूमन में जाओ ना। हम लोग के में भी होता है, हम लोग में 3 जीन हमारे स्किन के कलर को डिफाइन करता है, ABC जीन पढ़ते हैं, और उसमें भी पॉलीजीन पढ़ते हैं हम। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे 3 जीन है, वो तो एलील की बात, सॉरी, पॉलीजीन की बात नहीं करना चाहिए हमको, इसकी बात करना चाहिए, ब्लड ग्रुपिंग की बात करना चाहिए। हम ब्लड ग्रुप में जाएंगे ना, तो हमारे पास एक जीन के लिए 3 एलील हैं, IA, IB और IO। तो वहाँ पे तो आपको बहुत सारे, 2 से अधिक एलील मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डॉग फैमिली में यहाँ पे बताया है कि कितना होता है उसमें, डॉग वाले में जो उसका जो पिगमेंटेशन को डिफाइन करता है, वहाँ पे 5 डिफरेंट एलील है। कितना, 5 डिफरेंट एलील है, देखिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। हमारे अगर ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्टिव में आपसे कोई पूछ देगा तो आप बता सकते हो कि इसके रिस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप के बारे में बता सकते हो, वहाँ पे 2 से अधिक एलील हैं, ठीक है, IA, IB और IO। लेकिन यहाँ डॉग में तो 5-5 हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, घूम फिर के हमको इसी में आना था, ठीक है टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म, बट मैं चाहता था कि आपको जीन पॉलीमॉर्फिज्म मालूम होना चाहिए, और नॉर्मल पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या होता है मालूम होना चाहिए। देखो मेन जड़ तो यही है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए के कारण जीन पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, जीन के कारण पूरा लगभग ऑर्गेनिज्म में पॉलीमॉर्फिज्म आ गया। जैसे कि वो अभी आप जगुआर वाला देखे थे, है ना। ये सब क्यों हुआ, ये जो क्यूब था, ये ब्लैक कलर का सुंदर सा, ठीक है, ये कैसे आया, ये म्यूटेशन के कारण आया, ठीक है ना। इसलिए हम आगे जरूर, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हम जरूर क्या पढ़ेंगे, म्यूटेशन, एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं, वापस आते हैं तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो, आप इसके बेस में घुस गए, अब आगे इसके बेस में आ गए आप, डीएनए, जिसके कारण मेन पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। यार अब डीएनए में भी कौन था, तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था। आप समझना मेरी बात को, अब उस सीक्वेंस में चेंजेस हो सकता है कि नहीं, पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो हमारे जीनोम में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसमें जो चेंजेस होगा तो वो क्या होगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। फिर भी हम देखते हैं किस लेवल पे इसमें समझाया है, देखते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आर डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस, तो मैं कुछ अलग चीज थोड़ी बोल रहा था मैं, है ना। डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल, है ना, ग्रुप में हो सकता है, और पॉपुलेशन। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा, जैसे इंडिया में, तो इंडिया में डिफरेंट मान लेते हैं कि हमारे 1 नंबर के जो क्रोमोसोम में जो टॉप जो एरिया थे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जीन था, उस पर्टिकुलर डीएनए में जो सीक्वेंस था, ठीक है, वो कितने लोगों का सिमिलर होगा, कितने लोगों का डिसिमिलर होगा, डिफरेंट होगा ना। तो उसके बेस पे बोल सकता हूँ, या ग्रुप में बोल सकता हूँ मैं, या किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म एट द डीएनए लेवल induced a wide range of variation,
देखिए अगर मैं डीएनए लेवल की बात करूंगा, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत बड़े रेंज में आपको वेरिएशन मिलेगा। किस बेस पर मिल सकता है? सिंगल बेस पे मिल सकता है। वेरिएशन फ्रॉम सिंगल बेस पेयर चेंजेस, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने के कारण वेरिएशन मिल सकता है। ठीक है, मेनी बेस पेयर के कारण, यानी कि बहुत सारे बेस पेयर के कारण हो सकता है रिपीट सीक्वेंस के कारण, मतलब रिपीटेड सीक्वेंस में जो नंबर होता है उसके चेंज। अब ये चीज़ आपको समझ नहीं आया होगा, अब इसी के लिए आगे आप और एक टॉपिक पढ़ने वाले हो। क्या चीज़? किसके कारण? ये वर्ड रिपीटेड सीक्वेंस, यस, ये पढ़ने वाले हो आप, आगे यही पढ़ना है आपको, सैटेलाइट। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस, ये तो समझ आ गया होगा। सिंगल बेस पेयर, जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे नीला रंग से बना रहा हूँ, देखिएगा। अच्छा, नीला नहीं, पीला रंग से ही बनाता हूँ। चलो, ये इस जगह पे बना रहा हूँ। जैसे यहाँ सीक्वेंस है ATCG, एक पर्टिकुलर लोकेशन में मेरा सीक्वेंस है ATCG, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन में उसी जगह पे आपका सीक्वेंस हो गया ACCG। एक पर्टिकुलर उसी लोकेशन पे एक और कलर दूसरे पर्सन का वहाँ पे AGCG हो गया। देखो, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको न्यूक्लियोटाइड चेंज मिला ना, मिला कि नहीं, अलग अलग इंसान में। तो सिंगल बेस पेयर लेवल पे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। वैसे बहुत सारे बेस पेयर के लिए हो सकता है, वैसे रिपीट सीक्वेंस के लिए हो सकता है। तो जब मैं डीएनए लेवल पे डिफरेंट क्या बोलूँगा, सीक्वेंस की बात करता हूँ, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है। जब मैं डिफरेंट जीन में ही डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर में बात करूँगा, तो वहाँ पे आप जीन पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर देते हैं। ठीक है, जो उसका देखो, याद रखना, जीन पॉलीमॉर्फिज्म तभी कहोगे आप जब उसका एक्सप्रेशन भी चेंज होना चाहिए, विद डिफरेंट एक्सप्रेशन ना, एक्सप्रेशन भी चेंज होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कैपिटल A डाल दिया और 5 फीट 9 इंच लिख दिया हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे A' लिख दिया और वहाँ भी 5 9 लिख दिया, तो फिर मतलब ही क्या हुआ? दोनों तो सेम ही हो गए। फिनोटाइप, वहाँ पे एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए? उनका डिफरेंट होना चाहिए, तब मैं वहाँ पे जीन पॉलीमॉर्फिज्म कहूँगा। ठीक है ना, जैसे कि ब्लड ग्रुप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं हम लोग रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, इसको पहले मैं समझा देता हूं। देखिए रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है, इसको बहुत अच्छा समझना आप, है ना। सपोज कि मैं रेड कलर से यहाँ पे एक जीनोम बनाया, ठीक है, ये देखिए एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए है ये। यार इस डीएनए में मान लेते हैं कि मैं एक कौन सा कलर यूज़ करूँ, ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ। चलो, एक पर्टिकुलर इस जगह पे देखिएगा, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो सकता है ना, डीएनए का एक सीक्वेंस है। मान लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस आपको जो दिखाया है ना, उसमें सीक्वेंस था AT AC AT CG AT, ऐसा कुछ सीक्वेंस है, कुछ भी एक सीक्वेंस है मान लेते हैं, ग्रीन कलर से यूज़ किया हूँ मैं। ठीक है, अब वो सीक्वेंस यार उसी डीएनए में बार बार है, उसी डीएनए में ये क्या है, बार बार है। तो इस कंडीशन में मैं इस रिपीटेड सीक्वेंस को क्या कहूंगा? रेपिटेटिव डीएनए कहूंगा। क्या कहूंगा मैं? रेपिटेटिव डीएनए। देखो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको समझने, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते और बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन बनाने वाले आने वाले टाइम पे नीट पे जो बहुत सारे क्वेश्चन बना के देंगे आपको डिफरेंट। अभी इस लेवल पे ना बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन क्वेश्चन नहीं आए हैं नीट में, बट मैं आप लोग को बता देता हूं कि आने वाले टाइम पे इससे बहुत बेहतरीन लॉजिकल क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए समझिएगा इसको, एक अच्छा समझ गए तो डेफिनेटली आप लोग को बहुत क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। अब देखिए रेपिटेटिव डीएनए है, मतलब बार बार रिपीट हुआ है। अब यार एक ही थोड़ी हो सकता है ऐसी कोई और सीक्वेंस होगा। ये देखो, ये पर्पल कलर बना रहा हूँ ना, इसका सीक्वेंस मान लेता हूँ, ये था AT ATT जो भी, ऐसा कुछ भी एक रैंडम में लिख दिया यार, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाला सीक्वेंस है पर्पल। अब ये भी साला जीनोम में बार बार है, हाँ, और यहाँ भी, इधर भी है। तो ऐसे हमारे जीनोम में जो रिपीटेड सीक्वेंस जो पाए जाते हैं ना डीएनए के, उसको हम क्या कहते हैं? रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो एक फटाक से रीड कर लेते हैं क्या हम आपके नोट्स लेके आए हैं यहाँ पे। द टर्म रेपिटेटिव सीक्वेंस यानी कि रेपिटेटिव डीएनए रिफर टू डीएनए फ्रेगमेंट दैट आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपी इन जीनोम। ठीक है, जीनोम मतलब कंप्लीट डीएनए इन द सेल। ठीक है, तो
जीनोम में जितने बार वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो हैं डीएनए के फ्रेगमेंट बार बार आ रहे होंगे, उसके लिए हम रेपिटेटिव सीक्वेंसेस किए हैं। याद रखिएगा, भूलना मत, हमारे जीनोम में 2/3 ऑफ द सीक्वेंस, कितना 2/3 यानी कि 2/3 भाग, समझ सकते हो कितना होता है ये, लगभग 66% के आसपास, मोर देन 60% की बात कर रहा है। 2/3 ऑफ द सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ रेपिटेटिव एलिमेंट इन ह्यूमन। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। 60% के ऊपर के आसपास का जो हमारे जीनोम का जो सीक्वेंस है वो रिपीट वाला है, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ते हो कि रेपिटेटिव सीक्वेंस आर 2 टाइप, मॉडरेट एंड हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस। देखो इसको यहीं पे समझा रहा हूँ मैं, अलग समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है अगर समझ गए होगे तो। जैसे कि ये जीनोम है, ठीक है, ये जीनोम है ना। मॉडरेट वाले पहले समझा रहा हूँ, 2 टाइप की होता है बोला है ना, मॉडरेट होता है और एक हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस, HRS भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। अब देखो पहले मैं मॉडरेट वाले बता रहा हूँ। मॉडरेट का मतलब ये कि एक तो उसका संख्या कम होगा, ठीक है, और दूर दूर में होगा, संख्या कम होगा और दूर दूर में होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, मॉडरेट सीक्वेंस आर जनरली रिमेन डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब दूर दूर में है, थ्रू आउट द जीनोम, ठीक है। MRS मतलब मॉडरेट सीक्वेंस, मॉडरेट रेपिटेटिव सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन फ्यू हंड्रेड टू 1000, देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्यू हंड्रेड टू 1000 कॉपी इन जीनोम, ठीक है। अगर आप कॉपी की बात करेंगे तो कुछ मतलब कुछ 100 से कुछ 1000 तक का ही आपको मिलता है ये, ठीक है। अब आते हैं हाईली रेपिटेटिव। एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस। देखिए मैं पढ़ाने का उद्देश्य समझिए, मुझे पढ़ाना है हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस, और इसमें क्या पढ़ाना है, आगे VNTR पढ़ाना है, मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट पढ़ाना है, उसका VNTR पढ़ाना है। उसके चक्कर में हम पॉलीमॉर्फिज्म चालू किए हैं। क्यों किए होंगे आपको रीज़न पता चलेगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ पता चलने वाला है आप लोग को कि जो हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट होते हैं ना, उसमें बहुरूपता पाया जाता है, यानी कि उसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। मतलब हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस के जो एलिमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो आप में, आपकी सिस्टर में, आपके पूरे फैमिली मेंबर जितने डिफरेंट लोग होंगे फैमिली में, इवन सब में हर कोई इंडिविजुअल जुड़वा जो एक ही जायगोट से पैदा हुए जुड़वा होते हैं ना, उनको छोड़कर, जेनेटिकली आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उनको छोड़कर, है ना, जो दूसरे जितने भी बच्चे में सगे भाई बहन क्यों ना हो, सब में आपको डिफरेंस मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। तो अब आते हैं हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या, जरा ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक वैसे ही हम इसको उसी के भाषा में पढ़ेंगे जिस भाषा में पढ़ रहे थे आप, यानी कि जो डायग्राम में बना रहा था मेरे स्टाइल में, ये अपन बना दिए, ये DNA, ठीक है। अब इसमें रिपीट सीक्वेंस जो है वो कहीं भी रैंडमली बोल रहा हूं ना मैं, लगातार पास में ही है, ठीक है। देख एक होता है रैंडम रैंडम की बात नहीं करूं मैं, टैंडमली रिपीट की बात कर रहा हूं, मतलब वो हर कुछ डिस्टेंस के बाद फिर से आपको मिलने वाला है, समझ आ रहा है ना बात, हर कुछ डिस्टेंस के बाद फिर से आपको मिलने वाला है, दैट इज टैंडमली रिपीट, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कैसा है, ये टैंडमली रिपीटेड है, ठीक है। और ये कैसे था, डिस्पर्स था, ठीक है। तो ये आप लोगों को डिफरेंस मिलता है मॉडरेट सीक्वेंस और हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस HRS में। अब जो मेन समझने वाला टॉपिक था सैटेलाइट, आ गए हम सैटेलाइट में, चलिए इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। तो अभी आप पढ़ने वाले हो क्या, सैटेलाइट DNA। अब देखिए यहां पे
यहाँ पे सपोज कि मैं ना आपको एक ट्यूब देता हूँ, ठीक है, उसमें आपको एक जीनोम दिया, ह्यूमन जीनोम में मान लेते हैं, ठीक। आपने उसके पूरे डीएनए को क्या कर दिया, डीनेचर कर दिया। डीनेचर तो समझ गए होगे ना, पर तोड़ ताड़ दिया आपने। क्या कर दिया, उसके पूरे डीएनए को तोड़ ताड़ दिया, ठीक है। अब इस डीनेचर डीएनए को, समझ आ रहा है मैं क्या बोला, आपको पर्टिकुलर एक डीएनए दिया हुआ था, ठीक है। इस डीएनए को आपने डीनेचर करके ट्यूब में रखा, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या करवा दिया इसका, उसके बाद आपने इसका क्या करवा दिया, उसके बाद आपने इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करवाया। क्या करवाया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। अब ये मत बोलना कि सर ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन क्या होता है, ये आप लोग को पढ़ाया गया है और काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोग को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन पढ़ाया था, ठीक है। सीजियम क्लोराइड वाला एग्जांपल एक बताया था समझाने के लिए आप लोगों को। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, पास्ट वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन से पहले आप लोग देख लेना, मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में क्या होता है कि डेंसिटी की बेस पर फ्रेगमेंट पे 2 बैंड बनते हैं। अब मैं यहाँ पे जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूज कराया तो भाई मेरा जीनोम एक ही था, तो मुझे तो एक ही बैंड मिलना चाहिए था। एक ही डीएनए है ना रे, कि अलग अलग डीएनए है, एक ही डीएनए था। तो यहाँ पे आपको 2 बैंड बनता है, ठीक है, 2 बैंड बनता है। तो ये जो 2 बैंड बना, उसमें से जो ऊपर वाला जो बैंड था, ठीक है, ये इसकी जो डेंसिटी थी वो कम थी, 1.690 उसका जो ग्राम, मतलब एक रहता है उसका पैमाना रहता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, वो ये था। और नीचे जो बैंड बना था, है ना, इसका था 1.701 ग्राम पर ये आप लोग की यूनिट काम का नहीं है, ठीक है, हायर क्लास के लिए काम का है। बस आप लोग समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअल में सैटेलाइट डीएनए क्यों बोला गया। अब ये जो मेन बैंड एक्चुअल में जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया गया ना, तो क्या पता चला कि ये जो था नीचे वाला, ये आपका मेन डीएनए था, जो आप बोलते हो मेन डीएनए का मतलब समझ रहे हो, जो बोलना चाहिए कि मेन बैंड है ये, जो आपके जीनोम का जो मेजर हिस्सा था वो ये था, ठीक है। और जब इसके बारे में जब चेक किया गया तो पता चला कि ये तो भैया रेपिटेटिव सीक्वेंस था। कैसा रेपिटेटिव सीक्वेंस था, हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस था, ठीक है, HRS था। और इसी को क्या बोल दिए, इस HRS को क्या बोल दिए हमने, इसी को बोला सैटेलाइट, ठीक है। ये सैटेलाइट ये डीएनए सीक्वेंस के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, याद रखना। हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, सैटेलाइट डीएनए यूज किया गया है। अब आप कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम में भी होता है, जरा उसको देख लेते हैं। यार वो क्रोमोसोम में ना जो स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रीजन देखते हो, ऐसे निकला हुआ, ये एक हाईली कॉन्स्टिट्यूट रीजन था ना, तो यहाँ पे आप ये जो पार्ट देखते हो निकला हुआ, ठीक है, इसको आपने बोला था सैटेलाइट। ये इस रीजन को आपने क्या बोला था, सैटेलाइट बोला था। ये क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। स्ट्रक्चर में सैटेलाइट जो था वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में था। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट रीजन था, ठीक है, इसको आपने सेंट्रोमियर बोला था, है ना। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट रीजन था, उसका ऊपर का जो पार्ट था उसको आपने क्या बोला था, सैटेलाइट। वो क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में था। किसके रिस्पेक्ट में था, ये क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में था सैटेलाइट वर्ड। और यहां जो पढ़े हो आप सैटेलाइट डीएनए, वो किसके रिस्पेक्ट में है, जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन कराया आपने, तो जो डीएनए का मेन बैंड के ऊपर जो हाईली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस का जो बैंड मिला था, उसको हम सैटेलाइट कहें। याद रखना कि ये एटी रिच होता है। कैसे होता है, ये एटी रिच था। ये जो डीएनए था कैसे था, एटी रिच था सैटेलाइट का। एटी रिच मतलब 80 सीक्वेंस ज़्यादा था एज कंपेयर जीसी के, ठीक है। इसका जब ग्राफ भी बनाया गया था, जब ग्राफ में इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया था ना, तो ग्राफ में ये कैसे दिखा था, ये डेंसिटी ग्रेडियंट में एक ऐसा बना था ये ग्राफ, ठीक है। और इस ग्राफ की में खासियत ये है कि जो बायॉन्ट
डेंसिटी जो रहता है ना उसको इस डायरेक्शन में बनाया था वो। BUO होगा, बायॉन्ट डेंसिटी, और यहाँ पे ऑप्टिकल एब्जॉर्बेंस। तो अब ऑप्टिकल एब्जॉर्बेंस और बायॉन्ट डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जब ग्राफ बनाया गया था एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये येलो रंग से बना रहा हूँ, देखिए ये इस टाइप से उनको मिला। तो ये जो डेंसिटी शो किया था इस जगह पे, ये डेंसिटी है ना, इस पर्टिकुलर मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेंस जो यहाँ पे हुआ था वो था 1.701, और ये वाला जो पॉइंट था वो था 1.690, ठीक है। ये 80 रिच वाला पार्ट था और इसी को हम क्या बोले थे, ये मेन बैंड था, और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिखा ना उसको हम क्या बोल दिए थे, सैटेलाइट बोल दिए थे। क्या बोल दिए थे इसी को हम, सैटेलाइट, है ना। और ये वाला क्या था, ये मेन बैंड का था, ठीक। ये ग्राफ अगर कभी गलती से किसी बहुत ज़्यादा कोई रिफ्रेशर बुक ज़्यादा पढ़ता है उसमें दिख गया तो उस कंडीशन में आप लोग घबराना मत, ये उसी चीज़ का था। किसके रिस्पेक्ट बनाया था वो इसके रिस्पेक्ट बनाया था जो आप पढ़े, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उनका जब एब्जॉर्बेंस चेक किया गया था तो उसके रिस्पेक्ट में निकाले थे, ठीक है। ये काम करनी है आपको, याद रखना भैया कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट क्या है, हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस है। क्या है, हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए इज द हाईली रेपिटेटिव डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस रिपीटेड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। एक पर्टिकुलर शॉर्ट सीक्वेंस होगा जो बार बार बहुत बार होगा। इट कैरी ए वेरिएबल 80 रिच रिपीट यूनिट, बता दिया मैं। लोकेशन कहाँ मिलेगा, ये सेंट्रोमियर वाले लोकेशन पे ज़्यादा मिलेगा, मेनली एट सेंट्रोमियर, पेरी सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम। और पेरी सेंट्रोमियर मतलब सेंट्रोमियर के ऊपर के तरफ भी आपको, नीचे के तरफ कुछ रीजन पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। साइज ऑफ रिपीट यूनिट, देखो अब दो चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक रिपीट यूनिट और एक साइज, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक डीएनए बनाया, ठीक, अब उसमें ये 1 2 3 4 5 मैंने रेड डॉट बनाया, ठीक है। तो रिपीटेड जो कितने रिपीट है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा 5 रिपीट है। कितना, 5 रिपीट है। साइज क्या है, तो भैया इसका साइज क्या था, मान लेते हैं ये साइज था इसका 100 बेस पेयर का था, तो ये था रिपीट यूनिट का साइज। तो 100 बेस पेयर ये भी था, 100 ये भी था, 100 ये भी था। आपको टोटल साइज नहीं बताना है, आपको रिपीट यूनिट का साइज बताना है, ठीक है। तो साइज और रिपीट यूनिट 10 to 100 बेस पेयर रहता है। और यदि आप स्टैंडर्ड लेवल पर जाओगे तो लेस देन, इसको बोल सकता हूँ कि लेस देन 150 बोल सकते हो आप, क्योंकि 120 तक मैक्सिमम देखा गया है, ठीक है। बेस पेयर में आपको ये मिल जाएगा ये, ठीक है। क्या चीज मिल जाएगा, साइज ऑफ रिपीट यूनिट। क्या, साइज ऑफ रिपीट यूनिट। अब ये मत पूछना कि रिपीट यूनिट क्या है, बताया ना, ये जो एक एक डॉट बनाया हूँ रेड कलर का, ये है साइज ऑफ रिपीट यूनिट, ठीक है। तो मिनी सैटेलाइट में आते हैं। अब मिनी मतलब समझ आ गया होगा, छोटा है रे, है ना। तो वैसे ये भी सैटेलाइट डीएनए ही है, लेकिन और इसमें रिपीट यूनिट क्या है, छोटा। साइज 10 से 100 बेस पेयर तक का है ये, ठीक है। और नीचे में आ जाएंगे तो मैक्रो सैटेलाइट, इसमें रिपीट यूनिट एकदम छोटा, और 2 से 13, जैसे मान लो मैं लिख दिया AACC GG TTTT, तो मान लो सिर्फ यही है, एग्जैक्टली यही है। देखो आप बना भी सकते हो आर्टिफिशियल, आजकल आर्टिफिशियल जो मार्कर बनता है ना इसी बेस पे बनता है। आप लैब में बना लिए सीक्वेंस तो वो बन गया। अगर ये सीक्वेंस हमारे जीनोम में रिपीटेड है तो वो काम करेगा वो मार्कर, ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट था ये बहुत आगे चलकर आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। लैब में जो आप प्राइमर PCR में जो प्राइमर यूज़ करते हो, डिफरेंट ये सब मिनी सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट से ही बनाया जाता है, ठीक है। जितना ही मार्कर आप पढ़ते हो ना, PCR भी मार्कर पढ़े थे, प्राइमर पढ़े थे ना आप, जो यूज़ करते हैं, ये सब भी आर्टिफिशियली इन्हीं लोगों से बनाया जाता है, ठीक। इवन बहुत सी चीज़ में DNA फिंगरप्रिंटिंग का तो ये वरदान है, मान के चलो, है ना। इनके लिए वरदान साबित हुआ ये, क्यों, क्योंकि इनका यूनिट बेस पे बहुत छोटा होता है,
ठीक है। तो साइज ऑफ रिपीट यूनिट इज 10 to 100 किसके लिए, मिनी सैटेलाइट के लिए। और माइक्रो सैटेलाइट में जाएंगे तो साइज ऑफ रिपीट यूनिट 2 to 13। लोकेशन देखिए, लोकेशन अगर मैं मिनी सैटेलाइट की बात करूंगा तो ये आपको एट और क्लोज टू टेलोमियर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना, याद रखना, क्लोज टू टेलोमियर, टेलोमियर वाले रीजन पे आपको क्या मिलने वाला है, मिनी सैटेलाइट मिलने वाला है, ठीक है, भूलना मत। किस रीजन पे, टेलोमियर, ठीक है, टेलोमियर रीजन पे। और माइक्रो सैटेलाइट की बात करूंगा तो भैया इतना छोटा सीक्वेंस है ना, समझ रहे हो, 2 से 13, तो ये तो पूरे जीनोम में मिलेगा, हर क्रोमोसोम में हर जगह मिलने वाला है ये। तो डिस्पर्स थ्रू ऑल क्रोमोसोम, और यही चीजें सब आगे यूज होने वाली हैं। तो मिनी सैटेलाइट को हम, आप लोग की बुक में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया है उसमें जो मार्कर यूज करते हैं हम, वो मोस्टली VNTR से बना रहता है। बात सोचो कि VNTR क्या है, तो VNTR है मिनी सैटेलाइट, ठीक है। देखते हैं क्या है, देखो VNTR ए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। आ गया बात, वेरिएबल नंबर, ये वर्ड क्यों आया मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देखना है ना, ध्यान समझना। अब मैं एक रिपीट यूनिट बनाया, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अलग अलग, एक पर्टिकुलर में क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें 1 2 3 4 5, मान लेते हैं कि आपके डीएनए में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे 1 2 3 4 5, और वो सीक्वेंस को मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ACC GC AT CG, ऐसा कोई सीक्वेंस है मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस है ना, रेड कलर से जो बनाया हूँ, ये सीक्वेंस पर्टिकुलर आपके एक नंबर क्रोमोसोम, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सही में जाके मत देख लेना, ठीक है, दिखवा देना कि सर बोले थे कि एक नंबर क्रोमोसोम में, ऐसा कुछ नहीं, समझाने के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर इस जगह पे मान लेते हैं कि आपके में 1 2 3 4 5 बैंड है, कितना, 1 यूनिट, 1 रिपीट, 2 रिपीट, 3 रिपीट, 4 रिपीट, 5 रिपीट, ठीक है, ठीक है। तो अब टेंडम रिपीट तो है, ये बार बार आ रहा है ना, हर थोड़ी देर में मिल रहा है, टेंडम रिपीट हुआ है ये। अब यहां पे वेरिएबल वर्ड क्यों यूज हुआ, यही समझना है आपको। टेंडम रिपीट तो समझ आ गया, वेरिएबल वर्ड क्यों यूज किया, ये वेरिएबल वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये हर इंसान में अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल वेरिएशन से आने वाला है, ठीक है। पढ़ते हैं, ए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट इज ए लोकेशन इन जीनोम, देख आ गया, लोकेशन में आ रहा है कुल मिला के ये, इन जीनोम वेयर ए शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एज टेंडम रिपीट, ठीक है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे शॉर्ट मतलब बार बार जो रिपीट है उनके लिए बोला जा रहा है। VNTR आर वेरी स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल एंड वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, बट आर इनहेरिटेड। और पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वो अलग होगा और इनहेरिटेड होगा। जैसे आपके पास जो सीक्वेंस है, आपके पास 2 क्रोमोसोम था, मम्मी से आया हुआ पापा से आया हुआ, जब आपके एग बनेंगे तो उस एग में इन दोनों से क्रॉसिंग और हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपके से आपके चिल्ड्रन में जाएगा, यानी कि वो इनहेरिटेड होने वाला है, ठीक है। सो वेरिएशन इन लेंथ अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, ठीक है। नंबर, अब यहाँ पे लेंथ मतलब लंबाई मत नापते तोलते बैठे रहना कि लंबाई कितना है, यहाँ पे लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ रिपीट्स। जैसे मैं बोला ना, मान लेते हैं आपके में 5 है, तो आपकी सिस्टर में मान लेते हैं यहाँ पे 7 था, आपकी सिस्टर में मान लो कितना आया, 7 आया। हो सकता है मैं अपने से कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे में 3 ही है, समझ आ रहा है ना। यही सीक्वेंस देखो, पर्टिकुलर सीक्वेंस, मैं पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ACGGCATCGA जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर टॉप में देखिए, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपके में 5 था, आपकी सिस्टर के में 7 था, मेरे में 3 है, तो वेरिएशन है कि नहीं है। तो इसीलिए बोला है VNTR आर वेरी स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल। देखो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, कहानी चालू हुआ था पॉलीमॉर्फिज्म से। पॉलीमॉर्फिज्म में बोला था कि एक इंसान काला है, एक इंसान गोरा है, समझा रहा हूँ समझाने के लिए, पॉपुलेशन उनकी संख्या भी बराबर बढ़िया फ्रीक्वेंसी में, तो यार वो पॉलीमॉर्फिज्म था। किस लेवल पे आया मैं, पूरा बाहर शरीर की संरचना पे आ गया मैं अब जीन लेवल में घुस जाता हूँ, क्योंकि पता चला कि मुझे ये जो कलर जो डिफाइन हो रहा है वो जीन के कारण हो रहा है, तो मैं जीन में आया, क्रोमोसोम में, तो पता चला कि एक कलर का बहुत सारे जीन हैं। कलर के लिए एक ही जीन का मतलब बहुत सारे क्या है, डिफरेंट एक ही लोकेशन पर, ऐसा नहीं अलग अलग लोकेशन पर, एक ही लोकेशन पर। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाया था, डिफरेंट जीन है, उसी के उसको मैं एलील बोले, क्या बोले, एलील।
ये नहीं कि मैं हाइट वाले जीन को कलर की जीन से कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं, हाइट अलग तो कलर अलग। पता चला कि कलर का ही 3-4 ठो, हाइट के 3-4 ठो बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ कलर के रिस्पेक्ट में बोलूँगा तो कलर रिस्पेक्ट में 5 जीन है, तो कलर रिस्पेक्ट में 5 पॉलीमॉर्फिक जीन हुआ। समझ आ रहा है ना। लेकिन अब मैं डीएनए में घुसा मैं, क्योंकि जीन तो डीएनए से बना हुआ है, तो डीएनए में पता चला कि पर्टिकुलर सीक्वेंस में पाया जाता है डिफरेंट। तो यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो क्या, यहाँ पे आप डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में आ गए। यस, वीएनटीआर में आप पर्टिकुलर सीक्वेंस के, देखो ना तो मैं सीक्वेंस चेंज किया हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करता तो भी पॉलीमॉर्फिज्म था, मैं तो सिर्फ रिपीट को चेंज किया तो भी पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है। जैसे आपके में रिपीट यानी कि ACC-GC-TCC जो सीक्वेंस लिखा हूँ, आपके में 5 था, आपकी बहन के में 7 था, मेरे में 3 है। तो यार ये पर्टिकुलर रिपीट सब में अलग अलग है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। इवन मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस में भी अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस लेवल पे आएंगे तो हम क्या बोले, उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोले थे। और यहाँ पे वीएनटीआर पर्टिकुलर किसके लिए बोलता है, रिपीट का वेरिएशन है, जिसका रिपीट का वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, वेरिएबल अलग अलग नंबर, टैंडम रिपीट का, इसका टैंडम रिपीट का। क्लियर है ना, ठीक है। तो दिस कैन बी फाउंड ऑन मेनी क्रोमोसोम, बात वही है, मेनी क्रोमोसोम में बिल्कुल हो सकता है वो। नंबर ऑफ रिपीट डिफर बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल बट द रिपीटिंग सीक्वेंस डज नॉट। देखो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिपीट डिफर बिटवीन, जो रिपीटिंग सीक्वेंस है ना वो डिफर नहीं करने वाला है, रिपीट यूनिट है। जैसे मैं बोला ना, आपके में 5, आपके सिस्टर के में 7 और मेरे में 3, तो ये जो रिपीट, जो रेड कलर का जो डॉट डाला हूं मैं, है ना, यहाँ पे रेड कलर का जो डॉट डाला हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो है चेंज हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस नहीं भैया, सीक्वेंस सबका ACGGCC ATCGCA ये सीक्वेंस था। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं, वीएनटीआर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, राइट। मैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, वीएनटीआर के रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ। इट इज टाइप ऑफ मिनी सैटेलाइट। अब आया लाइन में मिनी सैटेलाइट, क्यों, क्योंकि ये 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड के बीच का होता है, ठीक है, ये यूनिट। और दिस सीक्वेंस रिपीट 5 to 50 टाइम्स। दिस सीक्वेंस रिपीट्स, इसके जो रिपीट्स हैं वो 5 से कितने हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं। यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज ए मार्कर, यही तो एप्लीकेशन था जिसके लिए मुझे ये सब पढ़ाना पड़ रहा है। यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज ए मार्कर। अब मार्कर के रूप में कैसे रोल है इसका, ये तो आपको तभी समझ आएगा जब आप क्या पढ़ डालोगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए टॉपिक में लेके आने वाला हूँ। इससे पहले एक टेक्निक पढ़ेंगे हम जिसका नाम है ब्लॉटिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। वो टेक्निक पढ़ लेंगे तब ये समझ आएगा आप लोग को, ठीक है। तो बहुत जल्द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में आएंगे, उससे पहले समझाना मुझे लगा जरूरी है। तो आज की वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ थोड़ा आगे पीछे करके देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। और चाहो तो आप टेलीग्राम में जुड़ भी सकते हो, वहाँ भी आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे KKC बायोलॉजी आप सर्च मारिएगा, उसमें मिल जाऊँगा मैं, KKC बायोलॉजी, है ना, टेलीग्राम में। और मेरा नंबर है 8964822992। देखिए इसमें कॉल मत करना, क्योंकि कॉल उठाऊंगा ही नहीं मैं, ठीक है। आप इसमें मैसेज कर सकते हो, है ना, मैसेज कर सकते हो, आपका जो भी डाउट हो मैसेज कर सकते हो, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिएगा। थैंक यू।